नमस्कार, जय हिंद प्यारे साथियों। मैं आलोक आप सभी लोगों का बहुत-बहुत स्वागत करता हूं शिखर एकेडमी में और उम्मीद करते हैं सब लोग अच्छे होंगे और आज का सेशन जो है वो बहुत ही बेहतरीन सेशन होने वाला है अगर आप पूरा सेशन देखते हैं तो। ठीक है? तो जो लोग जुड़ चुके हैं आपसे गुजारिश है कि लास्ट तक बने रहेंगे। इसमें भारत की गरिमा जो है, भारत का जो एक ओहदा था प्राचीन काल में, उसके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। तो जो लोग चैनल पे नए हैं उसको सब्सक्राइब करेंगे और चलते हैं हम अपने सेशन की तरफ बिना किसी देरी के। तो आप लोगों ने देखा होगा कि 23 जुलाई को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट पेश किया। बजट पेश किया गया तो वो अलग चीज है। बहुत सारी योजनाएं घोषित की गई, वो अलग चीज है। भारत जो है आज बहुत सारे विकसित देशों को, बहुत सारे विकासशील देशों को पीछे छोड़ते हुए विश्व का थर्ड इकोनॉमी बनने की कगार पर है। ठीक है? तीसरी इकोनॉमी वो बनने की राह पर अग्रसर है। 5 ट्रिलियन इकोनॉमी होने वाली है भारत की। लेकिन क्या आप लोगों को यह पता है कि लगभग 300-400 साल पहले भारत की इकोनॉमी जो है वो विश्व की नंबर 1 इकोनॉमी थी। भारत विश्व में पहले नंबर पर था जीडीपी में। बिल्कुल सही बात है। जो आप पढ़ रहे हैं, जो मैं बोल रहा हूं और जो आप देख रहे हैं, तीनों सही है। ठीक है? तो अगर वर्तमान परिप्रेक्ष्य की बात करें तो भारत 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनने वाला है। 23 जुलाई को बजट वगैरह आया और हम दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी जीडीपी के रूप में अभी हैं और तीसरी जीडीपी बनने वाले हैं। ठीक? लेकिन अगर आप बात करें मुगल्स की, जब हम क्या थे, लगभग हम जाएंगे 1526, 1540, 1560। ठीक है? बाबर, हुमायूं, अकबर के समय। तो भारत जो है विश्व की नंबर 1 जीडीपी बना था। ठीक है? लेकिन फिर क्या है, धीरे-धीरे अंग्रेज आए। अंग्रेजों ने इतना भारत को लूटा, इतना इसका शोषण किया कि भारत में रिपोर्ट्स जो बताती हैं लगभग 6 करोड़ लोग भूख से मर गए, शोषण से मर गए। ठीक है? तो ये क्या था, ये एक शोषण का एक एक्सट्रीम लेवल था ब्रिटिश का। ठीक है? तो जो लोग बोलते हैं कि ब्रिटिश ने हमें रेलवे दी, हमें बिजली दी, हमें फोन दिया, तो ये सब सिर्फ कहने की बातें हैं। उन्होंने जो भी किया अपनी सुविधा के लिए किया था। चलिए शुरू से शुरू करेंगे। चलेंगे हम सबसे पहले सिंधु घाटी सभ्यता पर। तो लगभग 5 से 6,000 साल पीछे जाएंगे और जब हम 5-6 हजार साल पीछे जाएंगे तो अंग्रेजों के टाइम पे, आप पूरी स्टोरी को समझिएगा। अंग्रेजों के टाइम पे जो पाकिस्तान में वर्तमान पंजाब है, वहां पर रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी। तो जब रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी तो जब खुदाई की गई तो कुछ पक्की ईंटें मिली और उन पक्की ईंटों को लोगों ने क्या किया, नजरअंदाज कर दिया, उसका यूज कर लिया पटरियों को बिछाने में। उसके बाद 1920 में इस खंडहर की, उस जगह की खुदाई की गई और जब खुदाई की गई तो वहां पर क्या हुआ, एक पूरा बसा बसाया शहर निकलकर सामने आता है। फिर हम बात करेंगे अगर धन की, हम बात करेंगे अगर हमारे एक गौरवशाली इतिहास की कि हम अमीर कितने थे, तो आपको यहाँ पर ये मूर्ति दिख रही होगी। कहा जाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता के समय मूर्तियां जो हैं, जो लोग थे जिनको देखकर उन मूर्तियों का निर्माण किया गया था, लोग सोने से लदे हुए रहते थे। ठीक है? तो धीरे-धीरे जब हम आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर देखेंगे कि उस समय विदेशों से हम आयात-निर्यात करते थे। ये रास्ता आप देख रहे होंगे, यहाँ से क्या है, हड़प्पा में लोथल एक बंदरगाह था। लोथल से मेसोपोटामिया का एक समुद्री मार्ग जो है वो दर्शाया गया है। यहाँ से भारत जो है वो व्यापार करता था। मेसोपोटामिया की सभ्यता से भारत की मुहरें मिलती हैं। लोथल बंदरगाह से फारस की मुहरें मिलती हैं। तो ये सिद्ध होता है कि व्यापार जो है वो होता था। ठीक है? दूसरा क्या है, ये लोग इंपोर्ट एक्सपोर्ट भी बहुत ज्यादा करते थे। जैसे ओमान से तांबा आता था, ईरान और अफगानिस्तान से टीन आता था, कर्नाटक से सोना, गुजरात से कीमती पत्थर, ये सब जो है चीजें आती थी। फिर से मैं बता रहा हूं, इसमें अगर नहीं दिख रहा होगा तो कोई दिक्कत नहीं है बंधु।
पीडीएफ जो है वो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, आप टेलीग्राम ज्वाइन कीजिए, वहां पर आपको पीडीएफ पूरा मिल जाएगी। आप इस पूरी गाथा को, पूरी स्टोरी को आराम से पढ़ सकते हैं। क्लास थोड़ी सी लंबी होगी, प्लीज बने रहेंगे, सब्र करेंगे, बहुत ही अच्छी नॉलेज मैं आपको देके यहाँ पर जाऊंगा। इसके बाद क्या है, इस सभ्यता में अगर बात करें टेक्नोलॉजी की, साइंस की, तो ये सारी चीजें भी थी। हम बाट का जो प्रयोग करते थे वो दशमलव प्रणाली पर था। ये सारी चीज आप लोगों ने पढ़ा होगा, कहां पर, इतिहास में। हम बात कर रहे हैं अपने जीडीपी की, तो इंपोर्ट एक्सपोर्ट बहुत ज्यादा मात्रा में होता था। ठीक है, उसके बाद अगर आप और आगे चलेंगे, फिर आएंगे हम सिकंदर के टाइम पे। तो सिकंदर के टाइम पे आप लोगों को पता होगा कि भारत का जो एक गौरव है, भारत का जो इतिहास है, उसमें घनानंद राजा थे जब सिकंदर भारत आया। कहा जाता है कि सिकंदर की जो सेना थी वो घनानंद की सेना को नदी के उस पार से ही देख के डर गई और नदी पार करने से मना कर दिया था। क्यों? क्योंकि उस टाइम पर घनानंद की सेना में 20,000 घुड़सवार, 3,000 हाथी, 2,000 रथ और 2 लाख पैदल सैनिक थे। लेकिन उसके बाद एक और प्रतापी राजा आते हैं जिनका नाम था चंद्रगुप्त। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य वंश की स्थापना करते हैं और उसके बाद पूरे भारत पर लगभग लगभग ये अपना साम्राज्य स्थापित करते हैं। अगर आप बात करें उस टाइम के सैन्य बल की, तो उस टाइम का जो डिफेंस सेक्टर था चंद्रगुप्त के पास 30,000 घुड़सवार, 9,000 हाथी और 6 लाख पैदल सैनिक थे। ठीक है, फिर उसके बाद थोड़ा सा और आगे आएंगे तो कुषाण वंश जो आता है, जिसमें आप लोगों ने हिस्ट्री में पढ़ा होगा विम कटफिसेस और कुजुल कटफिसेस और कनिष्क, इन सब के बारे में आप लोगों ने पढ़ा होगा। तो जो कुषाण वंश था, इन्होंने क्या किया था, सोने के सिक्के चलवाए थे। किसके सिक्के? सोने के सिक्के, जो आज 70,000 रुपए तोला है, मतलब 70,000 रुपए का 10 ग्राम जो सोना आपको मिल रहा है, उसके सिक्के चलते थे भारत में। ठीक है, तो ये एक लेवल था भारत की जीडीपी का, भारत में सोने की मुद्रा प्रचलित थी। ठीक है, फिर उसके बाद विलियम ऑफ सॉच अपनी किताब में, जिनकी किताब थी पेरिप्रियन ऑफ द एरिथ्रियन सी, इसमें ये लिखते हैं कि विदेशी व्यापारी मसाला खरीदने आते थे और इसके साथ ये मोती, हाथी के दांत के आभूषण, रेशमी कपड़ा, ये सब ले जाते थे। ठीक है, कहा जाता है कि जो मलमल का कपड़ा था उस टाइम पे, वो लगभग आज के 80 लाख रुपए गज के बराबर था। ठीक है, तो ये चीजें हैं। अब इसमें अगर आप बात करें गुप्त काल की, तो इसको भारत का स्वर्ण काल माना जाता है और आर्यभट्ट इसी काल में क्या किए थे, आर्यभट्ट ने इस काल में जीरो की खोज की थी और इन्होंने बाकी चीजों को बनाया था। अब आते हैं अपने मेन टॉपिक पे, जहां पर हम बात करेंगे भारत की मुख्य जीडीपी के बारे में, जब हमारा शासन होता है मुगल्स के थ्रू। ठीक है, तो मुगल जब आते हैं भाई, तो मुगल के जो रेवेन्यू थे, ठीक है, मुगल का जो राजस्व था, आप लोगों को पता होगा जब भारत में अकबर का शासन था, तो ब्रिटेन में महारानी विक्टोरिया का शासन था। तो रानी विक्टोरिया का रेवेन्यू था 1363 करोड़ रुपए। ठीक है, और अकबर का था 87,980 करोड़ रुपए। ठीक है, तो आप दोनों के रेवेन्यू में अगर डिफरेंस करें तो ये जमीन आसमान का अंतर होता है। इतना डिफरेंस आज अमेरिका और भारत के बीच में नहीं है, जो डिफरेंस अकबर और महारानी एलिजाबेथ जो हैं उनके रेवेन्यू के बीच बीच में था। ठीक है, लेकिन पासा थोड़ा सा पलट जाता है, अंग्रेज भारत आते हैं और वो भारत का शोषण करना शुरू करते हैं। ठीक है, तो यूरोपीय देशों में क्या है, कश्मीर का ऊनी साल, मेवा, बंगाल के अनाज, कच्चा रेशम, मलमल, ये सारी चीजें जो है वो जाती थी। एक फ्रांसवा बर्नियर थे, इन्होंने लिखा कि जो सोना और चांदी था विश्व का ना, वो क्या होता था, वो पूरा विश्व घूम के भारत में आके जमा हो जाता था। इसका मतलब आप समझ रहे हैं कि भारत का जो निर्यात था, जो एक्सपोर्ट था इंडिया का, वो इतना ज्यादा था कि पूरे विश्व का जो सोना और चांदी था वो भारत में आके डंप हो रहा था खरीदने के चक्कर में। ठीक है, ये चीज इन्होंने कही थी अपनी पुस्तक में। ठीक है, दुनिया का सबसे महंगा कपड़ा बंगाल का मलमल था,
जो अभी मैंने आपको बताया। ठीक है, इसकी अगर आप कीमत आंकेंगे तो वर्तमान में इसकी जो कीमत अगर आंकी जाए तो ये लगभग 60.5 लाख रुपए प्रति गज के हिसाब से बिकता था। अगर उस टाइम की बात करें तो ये 43,200 रुपए गज के हिसाब से बिकता था। कब? 1851 में। तो मेरे दोस्त, भारत की अगर वैल्यू देखनी है, भारत को सोने की चिड़िया जो बोला गया था वो ऐसे ही कहावत नहीं थी। ठीक है, सोने की चिड़िया इसलिए बोला गया था कि भारत जो था उसका निर्यात इतना ज्यादा था कि पूरे विश्व का सोना, पूरे विश्व की चांदी भारत में आके जमा हो जाती थी उसके निर्यात के दम पे। ठीक है, फ्रेंच ट्रेवलर जीन बैपिस्ट टैवर्नियर के अनुसार क्या था, सुख सुविधाओं के मामले में फ्रांस या इटली से कम भारत नहीं था। तो ये सारी चीजें यहाँ पर सामने आती हैं। उसके बाद कहा जाता है कि मुगलों ने व्यापार का पूरा एक स्ट्रक्चर बनवाया था। अगर आप बात करें तो भारत को जो व्यापार था वो दजला फरात नदी आपने पढ़ा होगा, यहाँ से होते हुए ये सीरिया और यूरोप तक जाता था। ठीक है, 40,000 जहाज जो थे वो अकबर के बेड़े में थे, यानी कि अकबर 40,000 जहाजों की सहायता से व्यापार जो है वो किया करता था। आशीन दास गुप्ता जो हैं वो बताते हैं कि जो 17वीं शताब्दी थी वो भारतीय समुद्री व्यापार का स्वर्ण काल था। ठीक, तो जो भी लोग आज के टाइम पे सोचते हैं कि भारत का एक्सपोर्ट कम हो गया है, इंपोर्ट ज्यादा हो गया है, हम सामान को ज्यादा खरीद रहे हैं और बेच कम रहे हैं, तो यहाँ पर आपको समझने की जरूरत यह है कि 300 साल हमारा शोषण हुआ है और हम पिछले 75 से 78 साल में खुद को सिर्फ स्टेबल कर रहे हैं। पाकिस्तान भारत के साथ आजाद हुआ था और पाकिस्तान की हालत और भारत की हालत आप कंपेयर कर सकते हैं कि भारत ने खुद को विश्व पटल पे कहां पर स्थापित किया है। ठीक है, ये मैप आप लोगों के सामने है। भारत के जो प्राचीन व्यापारिक रास्ते हैं वो आप यहां से देखें तो इन बंदरगाहों के जरिए भारत पूरे विश्व में यूरोप, मिस्र, बगदाद, अरब, समरकंद, पेशावर, चाइना, सोमालिया, हर जगह पूरे विश्व में अपना व्यापार जो है वो कर रहा था। उसके बाद अंग्रेजों ने क्या किया, भारत को कंगाल बनाया। तो ये सार्वभौमिक सत्य है, ये सब लोग जानते हैं, यूनिवर्सल ट्रुथ, कि 300 साल तक अंग्रेजों ने जो किया हमारे साथ वो कहीं से कहीं तक भी फेयर नहीं था। उन्होंने, देखिए, अंग्रेज आए ही थे सिर्फ व्यापार करने के लिए और हमारा शोषण करने के लिए, और उसको उन्होंने भरपूर मात्रा में किया। ठीक, तो भरपूर मात्रा में करने का मतलब सिर्फ इतना है कि 17वीं सदी में अंग्रेजी कंपनियां आती हैं, फिर जो राजा कमजोर हो गए थे, एक सेंट्रलाइज्ड जो एक शासन होता है, केंद्रीकृत शासन होता है, वो शासन भारत में नहीं था। ठीक, तो वो उसका फायदा उठाते हैं और भारत के राजाओं को आपस में लड़ाकर राज्य करना शुरू कर देते हैं। ठीक, अगर आप यहाँ पर देखें, पॉल कैनेडी अपनी किताब द राइज एंड फॉल ऑफ ग्रेट पावर्स, इसमें इन्होंने लिखा कि ग्लोबल बिजनेस में भारत का हिस्सा 25% हुआ करता था, लेकिन 200 सालों में ब्रिटिश ने इतना शोषण किया कि जो इसका एक्सपोर्ट था 25% का ग्लोबल बिजनेस में, वो दशमलव में आ गया, डेसिमल में आ गया, मतलब वो 1 से भी कम हो गया। हम 1% से भी नीचे आ गए एक्सपोर्ट करने में। ठीक है, शशि थरूर ने एक किताब लिखी थी, उन्होंने बताया है कि 1600 में जब ईस्ट इंडिया कंपनी बनाई गई तो दुनिया की जीडीपी ब्रिटेन का 1.8% थी और भारत की जीडीपी विश्व की जीडीपी का 23% थी। लेकिन इन्होंने भारत से सिर्फ क्या किया था, धन को लूटा था। ठीक, 200 साल इन्होंने शासन किया तो 1940 तक जीडीपी सिर्फ 10% रह गई और भारत दुनिया का तीसरा गरीब और बेसहारा देश बन गया था। इन अंग्रेजों ने भारत की हालत ये कर दी थी कि भारत में जो किसान थे वो भूखमरी से मर जा रहे थे। ठीक, अंग्रेजों ने किसानों की कमर तोड़ दी, उनसे कपास की खेती करवाई और उसके बाद उस कपास को सस्ते दाम में खरीदा। सस्ते दाम से खरीद के उसको इंग्लैंड ले गए, यूरोप ले गए, वहां पर उसको कपड़े में परिवर्तित किया, उसका कपड़ा बनाया
और वापस उसी कपड़े को भारत में लाकर ज्यादा दाम पर उन्हीं लोगों को बेचा जिनसे उन्होंने सस्ते में कपास खरीदा था। तो ये जो डबल प्रॉफिट इन लोगों ने लिया वो भारत के लिए सबसे ज्यादा खतरनाक साबित हो जाता है। ठीक, तो ये चीज यहाँ पर समझ में आपको आई होगी। ठीक है, तो एक समय ऐसा आया था कि भूख से 6 करोड़ भारतीय मर गए थे। वो समय कब था? तो भाई वो समय था सेकेंड वर्ल्ड वार का, द्वितीय विश्व युद्ध का। द्वितीय विश्व युद्ध के टाइम पे जापानी सेना ने जब बर्मा को जीत कर अंडमान तक आ गई तो अंग्रेजों को ये लगा कि अब जो जापानी सेना है वो क्या करेगी, भारत पर हमला करेगी और भारत को भी कब्जे में ले लेगी। ठीक, तो उन्होंने क्या किया, जो राशन वगैरह था बंगाल में एक्स्ट्रा जो गोदाम थे उनको क्या किया, इन्होंने अलग जगह ट्रांसफर कर दिया। और जो जितने भी राशन थे तो अलग जगह ट्रांसफर करने की वजह से क्या हुआ, बंगाल में भुखमरी फैल गई। और ये भुखमरी इतनी ज्यादा थी कि जो कोरोना डिजास्टर था इसकी कई गुना बड़ी ये भुखमरी थी। बंगाल में आपको खेतों में, घरों में, गांवों में सिर्फ लाशें दिखाई पड़ती थी। ठीक, ब्रिटेन वार कैबिनेट की बैठक 5 लाख टन गेहूं भारत भेजने की सिफारिश की गई थी। ठीक है, लेकिन पीएम विंस्टन चर्चिल बोले खरगोश की तरह बच्चा पैदा करने वाले भारतीय इस काल के लिए खुद जिम्मेदार हैं। तो ये गिरी हुई सोच जो ब्रिटिशर्स की थी वो यहाँ पर सामने आती है। ठीक है, ये चीज है। ठीक, एक इतिहासकार थे माइक डेविस, इन्होंने अपनी बुक में लिखा था कि जो इस भुखमरी से बंगाल में लोग मारे गए थे वो जो डिजास्टर था वो हिरोशिमा और नागासाकी में जो परमाणु हमला हुआ था उससे भी ज्यादा खतरनाक था और उससे भी ज्यादा लोग मारे गए थे। फिर आता है नेहरू एरा, भारत को मिलती है आजादी, हम डैम्स बनाना शुरू करते हैं, इंडस्ट्रीज बनाना शुरू करते हैं। ठीक, हमने उत्पादन के लिए 60 टन स्टील का जो है वो टारगेट रखा। उसके बाद हम इंपोर्ट एक्सपोर्ट विदेशी व्यापार भारत अपनी संप्रभुता पर करना प्रारंभ करता है। लेकिन इस टाइम पर हमारी स्थिति ये थी कि हम सिर्फ अपने खाने भर की चीजें उत्पादित कर पाते थे, हम विश्व पटल पर उस लेवल पर नहीं आए थे। फिर होती है हरित क्रांति, डॉक्टर एमएस स्वामीनाथन जो है वो हरित क्रांति को भारत में लाते हैं। वहां से भारत जो है खाद्यान्न उत्पादन में क्या है, बहुत बड़ी तरक्की करता है और खाद्यान्न एक्सपोर्ट करना शुरू करता है। उसके बाद श्वेत क्रांति होती है। श्वेत क्रांति के बदौलत भारत जो है दुग्ध उत्पादन में विश्व का नंबर 1 देश बनता है जो कि अभी तक बना हुआ है। ठीक है, उसके बाद मोरारजी देसाई आते हैं और थोड़ा सा भ्रष्टाचार खत्म करने के लिए ये नोटबंदी करते हैं जब भारत में 1000, 5000 और 10,000 के नोट भी चलते थे। ठीक है, ये सारी चीजें होती हैं, लेकिन फिर से एक बार भारत को मंदी का दौर देखना पड़ता है। उस टाइम पर पीवी नरसिम्हा राव देश के प्रधानमंत्री थे और डॉक्टर मनमोहन सिंह वित्त मंत्री थे। तो डॉक्टर जो पीवी नरसिम्हा राव थे उनके पास एक फाइल आती है और वो क्या होती है, भारत की फाइनेंशियल रिपोर्ट होती है जिसमें बताया गया रहता है कि भारत के पास हफ्ते 10 दिन 15 दिन का ही जो रेवेन्यू है वो शेष बचा हुआ है। तो ऐसे में जो डॉक्टर मनमोहन सिंह थे वित्त मंत्री उस समय, इन्होंने क्या किया था, आईएमएफ से लोन लिया था और भारत में प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन और लिबरलाइजेशन यानी कि एलपीजी को क्या किया था, लागू किया था। और इसके बाद विदेशी कंपनियां भारत आना शुरू होती हैं। ठीक है, और भारत का जो व्यापार है वो पूरे विश्व के लिए खुल जाता है। भारत की बाजार जो है वो विश्व की सभी कंपनियों के लिए खुल जाती है। ठीक, उसके बाद नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और इन सब की स्थापना होती है। फिर धीरे धीरे चीजें जो हैं वो कंट्रोल में आना शुरू हो जाती हैं। फिर अटल बिहारी वाजपेयी जी आते हैं, बहुत सारी चीजें, स्वर्णिम चतुर्भुज योजना, सर्व शिक्षा अभियान, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, ये सारी चीजें धीरे धीरे शुरू होती हैं और देश की जो दशा है वो बदलना शुरू होती है। फिर उसके बाद मनमोहन एरा आता है 2004 से 2014 तक। 2004 से 2014 तक आता है। ग्रोथ रेट जो भारत की है 8 से 9% की होती है। विश्व की दूसरी और विश्व की पहली सबसे तेज बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था भारत जो है वो
बनता है। ठीक, तो यहां पर जो है जाके हम स्टेबल हो जाते हैं एक ग्रोइंग इकोनॉमी के रूप में, एक बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था के रूप में। ठीक, उसके बाद फिर दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी हम बनने वाले हैं। जो ब्रिटेन 300 सालों तक हमारा शोषण करता है, हम उसको भी पीछे छोड़ देंगे और हम उसको पीछे छोड़ चुके हैं। ठीक है, तो ब्रिटेन जिसने हमारा शोषण किया उसको हम पीछे छोड़ चुके हैं अपने इकोनॉमी में, अपने जीडीपी में। तो अब वर्तमान में जो भारत का टारगेट है 5 ट्रिलियन इकोनॉमी का, वो हम अचीव करने वाले हैं बहुत ही जल्दी। और 2030 तक ये जो जीडीपी है भारत की, ये 7 ट्रिलियन डॉलर जो है वो हो जाएगी और 2030 तक भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। तो ये पूरी स्टोरी थी भारत का, जो सोने की चिड़िया बोला जाता है उसको, विश्व की नंबर 1 जीडीपी जो बोला जाता था उसको, उसके बारे में। तो उम्मीद करता हूं आप लोगों को सेशन पसंद आया होगा। आप लोगों से बस एक ही गुजारिश है कि अगर सेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक, कमेंट, शेयर जो भी आपसे हो आप कीजिए। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। मिलते हैं अगले एपिसोड में शानदार तरीके से। तब तक के लिए आप सभी लोगों को नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।